देखो स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। ठीक है। क्या बोल रहे हो? Li प्लस एंड और सर Mg2+। Mg2+। ठीक है, तो Li ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और Mg जो होगा ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड में ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा? इधर सर Mg2+। सेकंड। ग्रुप नंबर 2 में। तो इन दोनों का क्या कंपेयर करना है तुमको? सर एटॉमिक साइज, रेडियस। यस सर। एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड अगर देखोगे, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है? सर इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? सर डिक्रीज डिक्रीज करता है। करता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली इस तरह का केसेस तो कंसिडर कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे रैंडमली अगर कोई भी स्पीसीज दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बोला गया है? ये दोनों डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ऊपर से नीचे आने पे हमको पता है कि इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे ये डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग किसको डोमिनेटिंग फैक्टर किसको मानेंगे? और प्लस लिथियम पे देखो एक ही प्लस चार्ज है और Mg2+ पे दो प्लस चार्ज है। तो इसका साइज और फर्दर रिड्यूस हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं इस केस में। देखो जब भी तुमको साइज कंपेयर करने दिया रहेगा आयंस के केस में, तो मेनली तुम लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में कंपेयर करना है। सर बताए वैसा थे। नहीं रहेगा। इस तरह से रैंडमली कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है ना, क्योंकि इसमें डेटा का जरूरत सर पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 109 है ना, वो देखिए एक बार सर, उसमें वैसा दिया हुआ है सर, उधर लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ का सर मतलब आंसर में बताया कि सिमिलर होगा उसका रेडियस। सिमिलर रेडियस नहीं होता है इनका, चार्ज बाय साइज रेशियो सिमिलर होता है। ये डायगोनल रिलेशनशिप में हम बताए थे ना तुम लोग को। लिथियम और मैग्नीशियम क्या होता है? डायगोनली रिलेटेड होते हैं। यस और नो? यस सर। तो लिथियम और मैग्नीशियम अगर डायगोनली रिलेटेड हैं तो उसका रीजन वही बताया गया था ना। ये लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली रिलेटेड है। तो डायगोनली रिलेटेड का मतलब उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे हैं, इसलिए वो डायगोनल रिलेशनशिप है। और प्रॉपर्टीज सिमिलर आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ वही होता है कि इनका जब हम लोग चार्ज बाय साइज, ये जो रेशियो लेते हैं ना हम लोग, जिसको चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है, चार्ज बाय साइज रेशियो इन दोनों का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो Li+ और Mg2+, इन दोनों का चार्ज बाय साइज रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो इसलिए उनके सर प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करते हैं। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 109 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा पेज नंबर? सर 45। पेज नंबर 45। ओके। 109। सर इधर देखिए सर, आंसर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर लिथियम और मैग्नीशियम सर दोनों का मतलब आयन के फॉर्म में सर ये सिमिलर सर होगा वो, सर एटॉमिक रेडियस। ऐसे एक तरह से मतलब एग्जैक्टली हम लोग सिमिलर, जैसे यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम और गैलियम का भी तो साइज सेम होता है क्या? इसमें तो एक्सेप्शन हम सर लोग पढ़ चुके आंसर हैं। गलत दिया हुआ है ना। एल्यूमिनियम और गैलियम में तो हम लोग आंसर क्या दिया हुआ है इसका? आंसर 4 दिया हुआ है सर, तो गलत है ना। नियरली सेम साइज बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार सही ध्यान है। देना, यहाँ नियरली सेम साइज है ना। तो हम्म। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट तुमको डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि कौन ज्यादा बड़ा होगा, या वैसे कंपेयर करने नहीं बोला गया। मतलब नियर अबाउट, जब एल्यूमिनियम और गैलियम का तुम साइज देखोगे उसका डेटा देखना कितना है। जब एल्यूमिनियम और गैलियम का, ऑडियो म्यूट करो, किसका है ऑन? सर आयरन कोबाल्ट का भी तो सेम है ना। क्या? सर आयरन और कोबाल्ट का। हाँ, नियरली सेम होता है। आयरन और कोबाल्ट का भी तो हम लोग देखे थे, रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट है तो उसमें आयरन और कोबाल्ट का नियरली सेम रेडियस होता है। तो नियरली सेम पूछा गया है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह से किसी हद तक हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको।
मतलब सर तो हम एक्चुअली में लोग फर्स्ट और सर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो तो पढ़े हैं, लेकिन सर ये सेकंड में जो दिया हुआ वो नहीं पढ़े थे सर। तो नहीं नहीं, अगर तो वैसा क्वेश्चन रहेगा ये तो कैसे कंपेयर करेंगे? उस उसी बेसिस पे बोला गया है, ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला बेसिस है ना, उसी के बेसिस पे बोला गया है कि Li प्लस और Mg प्लस जो होता है एग्जैक्टली इनका साइज बराबर नहीं होता है, ठीक है, चार्ज बाय साइज रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे ये इसको कंसिडर कर लिया गया है कि इन दोनों का साइज जो होगा नियरली सेम होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बेसिकली हम लोग इसमें कंपेयर कर सकते हैं, या तो केटायंस का तुमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया रहेगा तो उसमें हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करके बोल सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में तो बहुत सारा एग्जांपल्स तुम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए ही थे। अगर इस टाइप का केसेस रहेगा ना, तो यहाँ पे देखना कि अगर डायगोनल रिलेशनशिप वाले आयंस अगर तुमको दिए हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम हो गया, फिर बेरिलियम एल्यूमिनियम हो गया, जैसे ये तुमको कंपेयर करने दिया गया, बेरिलियम Be2+ बनाएगा और एल्यूमिनियम Al3+ बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो इनका चार्ज बाय साइज रेशियो एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली उसको भी नहीं बोल सकते हम लोग, नियरली सेम होता है। तो उस बेसिस पे यहाँ लिया गया है कि इनका एटॉमिक साइज या सॉरी आयोनिक साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है एक तरह से। क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो Li प्लस और Mg प्लस में अगर हम लोग कंपेयर करें, सिर्फ अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ही लूज किया रहता, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते थे, बोलो। Li प्लस और Mg प्लस अगर रहता तो कुछ बोल सकते थे हम लोग, कंपेयर कर सकते थे या नहीं, बताओ। हेलो। सर कैसे करेंगे कंपेयर? क्या सर? Mg प्लस ये होता, बिगर होता है, ज्यादा बड़ा होता। Mg प्लस बिगर होता, ये भी हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि मतलब दोनों सेम ग्रुप में थोड़ी ना फॉल कर रहे हैं। क्या है कि Li जो है वो हमारा ग्रुप 1 में है और Mg जो है ग्रुप 2 में है। तो ये देखो इस तरह से हम लोग रैंडमली अगर कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो बेसिस बनाया गया है वो डायगोनल रिलेशनशिप के बेसिस पे ही बोला गया है, क्योंकि Li लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो क्या है, डायगोनली रिलेटेड होते हैं। और लिथियम का जो कैटायन है वो हमको पता है कि Li+ बनाता है, और मैग्नीशियम जो कैटायन बनाता है वो Mg2+ बनाता है। तो इनका साइज डायगोनल रिलेशनशिप है, तो इनका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मतलब जो भी कंपाउंड्स ये बनाएंगे उनके प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं। तो बेसिकली उस बेसिस पे ये बोला गया है कि इनका चार्ज और चार्ज बाय साइज रेशियो जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, या फिर हम लोग एटॉमिक साइज को भी नियरली सेम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का केसेस अगर तुमको दिया रहेगा ना, तो ध्यान रखना कि अगर डायगोनल रिलेशनशिप वाला अगर कोई कैटायन है तो उस केस में भी हम लोग नियरली सेम एज्यूम कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। ऐसे यस सर। और भी कोई रैंडम ऐसे ऐसे जैसे मान लो लिथियम और तुमको दे दिया कैल्शियम को कंपेयर करने, तो उस बेसिस पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडमली हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चंस अगर देखोगे तुम, जेई के क्वेश्चंस देखोगे तो वहां रैंडम कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं दिया रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, जैसे यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा था तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनका प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो एक तरह से साइज जो होगा इनके आयंस का वो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग फजांस रूल पढ़ेंगे ना, वहां पे यही चीज बताया जाता है। तो फजांस रूल में केटायन का जो आता है ना, पोलराइजिंग पावर आता है, ठीक है। केटायन का पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर नियरली जो होता है वो इन दोनों का Li+ और Mg2+, जो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, इन दोनों केटायन का पोलराइजिंग पावर नियरली सेम हो जाता है, ठीक है। तो नियरली सेम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो पोलराइजिंग पावर नियरली सेम है, तो वहां भी हम लोग चार्ज बाय साइज रेशियो पे ही बात करते हैं। Li+ पे चार्ज देखो +1 है और इसका साइज जो होता है वो लिखा जाएगा। Mg2+ पे चार्ज 2 है और उसका साइज जो है जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये नियरली सेम रहता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ डायगोनल रिलेशनशिप वाला लिंक आ गया, तो इस बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत नियरली सेम बोल सकते हैं इसको। ऐसे अगर कोई भी लिंक नहीं मिलता तो फिर हम लोग रैंडमली कोई भी एलिमेंट का नहीं कंपेयर कर सकते हैं, अगर या तो वो सेम पीरियड में लाई नहीं कर रहे हैं या सेम ग्रुप में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
अगर सेम पीरियड सेम ग्रुप दिया हुआ है तब तो कंपेयर कर ही सकते हैं, या फिर एक्सेप्शन वाला केस जो है, जैसे यहाँ पे आयरन और कोबाल्ट का, वो भी नियरली सेम है। एल्यूमिनियम और गैलियम में यहाँ पे इनफैक्ट एक्सेप्शन है, लेकिन नियरली सेम बोला गया है तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं उसमें, क्योंकि गैलियम का तो साइज इनफैक्ट एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए नियरली सेम में ले लिया गया है। ठीक है, यस सर। चलो। सर क्वेश्चन नंबर 114। और लास्ट क्लास में एक शायद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वाला टर्म आ रहा था, उसमें ध्यान देना, हम चेक किए बहुत जगह, तो उसमें नोबल गैसेस वाले को कंसिडर नहीं किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में। ठीक है, ध्यान रखना। एस और पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आते हैं, या नॉर्मल एलिमेंट भी बोला जाता है उनको, एक्सेप्ट नोबल गैस। ठीक है, बहुत जगह वही मेजोरिटी 95% केसेस में एक्सेप्ट नोबल गैस ही मिला। ठीक है, यस सर। तो वो ध्यान रखना कि नोबल गैसेस को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। और बोलो। सर 114। 114 इसी में ना? यस सर। सर इसका आंसर जो दिया हुआ है सर वो सेकंड है सर, लेकिन होना तो चाहिए सर 1 नंबर ना। 114 में आयनिक रेडियस दिया गया है O2 माइनस F माइनस Na प्लस और इतना रेस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ नियॉन एटम इज, क्या होना चाहिए था? सर 1 नंबर होना चाहिए था ना, क्योंकि सर वो वंडरवॉल रेडियस है उसका करेंगे सर, तो उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना। फिर यहाँ पे तुम लोग को वही चीज तो बताया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, ये जो है O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, और यहाँ नियॉन कहाँ पे आएगा? चलो ये नियॉन छोड़ो, यहाँ पे रहने दो हम लोग नियॉन को। ठीक है, तब इन सभी ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या नहीं, बोलो। यस सर। यस तो आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में तुम लोग को इनफैक्ट क्वेश्चन भी करा चुके हैं हम, कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, जेड इफेक्टिव के बेसिस पे कंपेयर करते हैं ना, मतलब केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा उसका साइज उतना छोटा होते जाएगा, और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आते जाएगा उसका साइज उतना बड़ा होते जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम लोग वैसे ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे स्पीसीज जो है यहाँ पे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा यहाँ पे? O2 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 का। O ठीक है, तो वो दिख ही रहा है 1.35 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है F माइनस, F माइनस का 1.34 है। फिर Na प्लस का 0.95 है, और Mg2 प्लस का देखो 0.66 है। तो ये Ne जो है, नियॉन कहाँ पे लाई करेगा बताओ? नियॉन के ऊपर कोई भी चार्ज है क्या? नो सर। नियॉन नियॉन तो न्यूट्रल एटम है ना, तो ऑब्वियसली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में देखना, केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, ठीक है, अगर कोई केटायन है तो केटायन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंपेयर करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना कम होते जाएगा। तो यहाँ नियॉन जो है ये बेसिकली किसके किसके बीच लाई करेगा? F माइनस और Na प्लस के बीच में। सर इधर इसका वंडरवॉल रेडियस कंसीडर नहीं करेंगे? वंडरवॉल रेडियस हम लोग कब कंपेयर करेंगे, वो कंसिडर कब करोगे? जब इसको फ्लोरीन के साथ कंपेयर करना हो, फ्लोरीन और नियॉन में अगर तुमसे पूछा जाएगा, अगर न्यूट्रल दोनों एटम को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कंपैरिजन थोड़ी है इसका। F माइनस आयंस इन्वॉल्व हो गए ना यहाँ पे। और तुम लोग को वंडरवॉल रेडियस क्या बताए थे, वो एक टाइप का एटॉमिक रेडियस का केस था ना, एटॉमिक रेडियस, जब वो एटम के फॉर्म में, न्यूट्रल एटम के फॉर्म में, तो उस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं ना, जब सारे एटम्स न्यूट्रल फॉर्म में रहेंगे तब उसका हम लोग कोवेलेंट रेडियस या वंडरवॉल रेडियस या फिर मेटालिक रेडियस वो सारे चीज कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आयंस के साथ कंपैरिजन है, और ये आयंस क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आयंस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर इन्वॉल्व है, तो वहां पे हम लोग वही सेम रूल
अप्लाई करते हैं। कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना कम, एनायन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा। ठीक है, बस ध्यान रखना कहीं भी रैंडमली कोई भी कैटायन एनायन के लिए अप्लाई मत कर देना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में बराबर होने चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो बात? यस सर। तो नियॉन किसके बीच में लाई करेगा बोलो? सर फ्लोरीन और Na। हाँ, F माइनस और Na प्लस के बीच में। तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? बी। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए ना? हम्म। देख लो यस सर। क्या आंसर दिया गया। सो वही है। तो ये चीज ध्यान देना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। सर 202। 202 इसी एक्सरसाइज में। यस सर। 202 द पेयर, अच्छा सॉरी, in the given compound which carbon atom will show maximum electronegativity। अच्छा ठीक है, ये वही हाइब्रिड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हो ना, हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ लेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पे ये होता है। तो अभी रहने दो इसको, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो पहले, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एक बार पढ़ लोगे तो वहां पे फिर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, इसको रहने दो, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं हम लोग, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। ठीक है, सर उसको रहने दो। 200। 200, क्वेश्चन नंबर 200 ना? यस सर। क्या पूछा गया इसमें? द पेयर विथ मिनिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ये सारा वैल्यूज याद करके कंपेयर करना है। याद जैसे मतलब बहुत सारा वैल्यूज तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली याद ही होंगे, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन का तो याद ही होगा, है या नहीं? यस सर। वो तो याद हो जाएगा, जैसे ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम डिफरेंस है, 3 होगा मिनिमम आंसर। डिफरेंस। चलो देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में डिफरेंस, फ्लोरीन का 4.0 होता है, क्लोरीन का 3 वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कार्बन और हाइड्रोजन में देखोगे, कार्बन का नियरली 2.5 होता है ना, और हाइड्रोजन का 2.1। तो ये भी देखो 0.4 का डिफरेंस है यहाँ पे। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, और सोडियम और सीजियम, सोडियम और सीजियम में तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस होगा ना, क्योंकि सोडियम देखो, ये ग्रुप का एलिमेंट अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सोडियम देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, लिथियम के जस्ट नीचे, मतलब थर्ड पीरियड का है। फिर उसके बाद पोटाशियम आएगा, ठीक है, उसके बाद रुबिडियम आएगा, फिर सीजियम आएगा। समझ रहे हो? तो सीजियम कौन से पीरियड में आ गया? 6। 6th पीरियड में, और सोडियम है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो वहां पे वेरिएशन जो होगा वो तो ग्रुप में नीचे जाएंगे तो वो तो सीजियम का बहुत ही कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनफैक्ट सोडियम से। तो यहाँ पर डिफरेंस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ही आना चाहिए। हमको लग रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन होगा, फॉस्फोरस का भी नियरली वो 2.5 या 6, 2.3 के 2.2। आसपास, हाँ 2.2 या 2.3 के आसपास आता है फॉस्फोरस का। और हाइड्रोजन का 2.1 है, हाइड्रोजन का तो याद ही रहेगा 2.1। तो वही होना चाहिए सबसे मिनिमम। यस सर। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखो ध्यान रखो, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स का तो तुमको याद रहना ही चाहिए। जैसे बहुत सारे एलिमेंट का अभी तक ऑलमोस्ट 8-10 एलिमेंट का जो कॉमन कॉमन एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है सारे का, और सबका तो याद हो ही गया होगा तुम लोगों को। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन का भी याद ही कर लो, एटलीस्ट 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो कुछ कुछ, तो याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं। कंपैरिजन में क्या होगा, कहीं पे अगर मान लो हमको एलिमेंट का पोजीशन ये सब नहीं पता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आएगा।
और बोलो। सर 139। 139। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ व्हिच एलिमेंट इज मैक्सिमम, ये ना। ऑक्सीजन। यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ गया? सर इसका आंसर सर ऑक्सीजन होगा ना। ऑक्सीजन होगा कैसे, तुम बता दिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कंपेयर करते थे तब ना। अभी हम लोग देखो यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, इससे आइडिया लग जाएगा। लिथियम है, कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। तो सबका आउटर मोस्ट ही लिख रहे हैं। लिथियम का आउटर मोस्ट क्या आ जाएगा? सर 2s1। 2s1। ठीक है। और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट? सर 2s2 2p4। 2p4। नाइट्रोजन का 2s2 2p3। और फ्लोरीन का 2s2 2p5। ठीक है। अब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्योंकि ये अभी हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ सेकंड पूछा गया है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमको क्या करना होगा? इसका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो इसका क्या बचेगा? 1s2 बच गया। यस और नो? यस सर। इसका हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये 2p से रिमूव होगा, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन से। इसका जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, वो 2p2 से, और इसका जो होगा 2p4 से। अब तुम लोग यहाँ खुद कंपेयर कर लो, किसमें ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए। लिथियम। कॉन्फ़िगरेशंस तुम्हारे पास है, बताओ किस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा? लिथियम। 1s2 ऑब्वियसली, क्योंकि ये न्यू, एक तो हाफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से निकाल रहा है और ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है ना 1s। यस सर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम लग रहा होगा। इन्हीं यस दोनों सर। में तुमको डाउट हो रहा है ना, 2p3 और 1s2। तो p3 ये हाफ फिल्ड है और ये सेकंड सेल से रिमूव हो रहा है। यहाँ देखो ये फुल्ली फिल्ड है और ये फर्स्ट सेल से रिमूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे एक्ट कर रहा है? 1s पे ना। यस सर। आंसर वही होगा। बाकी लोग मतलब कोई पूछ ही नहीं रहे हो, और किसी कोई सर बनाया हो? हाँ बोलो। सर मोस्ट रिएक्टिव कैसे पता करेंगे सर, अगर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और ICl दिया हुआ है? कहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव? देखो वो अभी रहने दो उसको, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो सब चीज अभी रहने दो। तो मोस्ट रिएक्टिव हम लोग कर सकते हैं, मतलब मोस्ट रिएक्टिव क्या, उसका बॉन्ड देखो जितनी आसानी से ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा किसी भी कंपाउंड का, उतनी आसानी से वो रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट करने का मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही करेगा ना। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड टूटता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वही होता है ना केमिकल रिएक्शन में, कि तो जितना पुराना बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज या गेन करेगा वही ना। इलेक्ट्रॉन मतलब वो अगर एटॉमिक फॉर्म में पूछा गया है, जैसे मेटल का तुमको रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे अल्कली मेटल में तुमको रिएक्टिविटी कंपेयर करना है, तो मेटल में तो हम लोग वही बोलेंगे कि जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ रहा होगा। जैसे मान लो अल्कली मेटल में तुमको चेक करना है, तो अल्कली मेटल में रिएक्टिविटी अगर तुमको चेक करना है तो रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितनी आसानी से वो केटायन बनाएगा, उतना अच्छा उतनी आसानी से वो रिएक्ट कर सकता है, उसका रिएक्टिविटी उतना फास्ट हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग डिपेंड करेगा, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया, मॉलिक्यूल्स अगर इन्वॉल्व है उसमें, तो मॉलिक्यूल्स में हम लोग रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करते हैं? जितनी आसानी से उसके बीच का बॉन्ड टूट गया उतनी आसानी से वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ रहे हो बात? यस सर। तो वहां पे हम लोग वो उस बेसिस पे बात करेंगे, बॉन्ड टूटने के बेसिस पे, अगर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो। और बोलो।
सर Li प्लस और Mg प्लस में सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल सर कैसे कंपेयर करेंगे? Li प्लस और सर Mg प्लस। तुम Li प्लस और Mg प्लस के तो पीछे ही पड़ गए हो। Li प्लस एंड Mg प्लस ये बोल रहे हो? यस सर। Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मतलब पहला या सेकंड, कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं हम? सर इधर बस दिया हुआ है सर, कौन सर किसका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन? सर फर्स्ट ही होगा। अच्छा, Li प्लस और Mg प्लस का कंपेयर करना है। यस सर। तो Li प्लस का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ना। Li प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, क्योंकि यस एक सर। इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इससे। और Mg प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1, आउटर मोस्ट। यस सर। ऐसा तो 2s2 होता है, एक निकल गया। अब देखो यहाँ पे तुमको बोला जा रहा है ये दोनों स्पीसीज इस फॉर्म में है अभी, इससे अब अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तुम लोग खुद बता दो। सर इसका Li। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये किससे निकलेगा? सर 1s से फर्स्ट। निकलेगा। और इसका 2s से निकलेगा। ठीक है, कर सकते हैं ना कंपेयर अब। यस सर। तो किसका हो जाएगा ज्यादा? Li प्लस का ऑब्वियसली। यस सर। हम्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर कंपेयर करना हो, अगर उस टाइप का दिया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो बेसिकली सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि जनरली जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी में, मोस्टली उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही देखना। ठीक है, अपने आप आइडिया लग जाएगा। समझ रहे हो ना बात? यस सर। चलो और बोलो। हो गया खत्म बाकी लोगों का? बहुत लोग तो ऐसे ही चुपचाप है, मतलब कुछ बनाए ही नहीं हो ये सब। ओमकार, अब एक एक करके रैंडमली थोड़ी ना पूछा जा सकता है। तुम लोग को जो जो बनाए हो डाउट, बाकी जो जो नहीं पूछ रहे हो वो लोग कुछ बनाए ही नहीं हो, इसका मतलब। संदीप, अब जब पूछेंगे तो रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा। स्वाति, देखो। राज, यस सर। बनाए हो क्वेश्चंस? यस सर, बनाया था। तो बनाया था तो फिर डाउट क्यों नहीं आ रहा है? कोई सारा बन गया तुमसे? नहीं मतलब ज्यादा नहीं बनाया था पर बनाया था। अरे ये सब तुम लोग को कितने दिन से हम बोल रहे हैं, ये जब से बोल रहे हैं तब से बनाए रहते तो अभी तक कंप्लीट हो गया रहता। आज से चल रहा है चैप्टर, 2 वीक से ज्यादा हो चुका है। तुम लोग को तो बोले ही थे कि जिस दिन जो पोर्शन कंप्लीट हो रहा है उस दिन उसके क्वेश्चंस करते जाओ। अब इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं कि ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। फटाफट एक बार थ्योरी रीड करो, देखो कहाँ का एक्सेप्शन, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। 2-3 घंटे लेकर बैठोगे तो पूरा तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली। अटेम्प्ट करना चाहिए था ना, जो जो नहीं बनाया उसको डाउट नहीं आएगा ऑब्वियसली। इसमें देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहोगे क्वेश्चंस, उतना ज्यादा तुमको याद रहेगा एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन में डील करना है। अब डायरेक्टली एग्जाम में सोचोगे वैसे नहीं बनता है डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन तुमको देखेगा सिमिलर की आ गया एग्जाम में, डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं आएगा, रिपीट नहीं होता है। बट उस कॉन्सेप्ट पे या उसी बेसिस पे मिल गया हमको क्वेश्चन, तो बना हुआ रहेगा तो तुरंत तुम वहां बना सकते हो, आंसर मार्क कर सकते हो। सर एक 148 बता दीजिए ना। 148, क्या है 148 में?
कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, आउट ऑफ, यही है ना, आउट ऑफ आयोडीन, Fe, Yes, sir. hydrogen and chlorine, the pair of species showing minimum and maximum ionization potential. अच्छा, वैसा पेयर तुमको ढूंढना है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा। सर ये जितना भी यहाँ एलिमेंट है सब सर सब अलग अलग जगह से लिया हुआ है। हम्म। तो देखो अलग, जैसे आयोडीन है, Fe है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। वही तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, अलग अलग इसमें देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे आराम से पता चल जाएगा। आयोडीन का देखो, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बस लिखो, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमको। आयोडीन में कहां से रिमूव करना है बताओ? तो 5s2 और 5p5। तो 5p5 से रिमूव होगा, 5th के पी से रिमूव होगा। Fe में कहां से रिमूव होगा? सर 3d6 और 4s2। रिमूव कहां से होगा ये बताओ? सर 4s2। हाँ, 4s से रिमूव होगा। और हाइड्रोजन में कहां से रिमूव होगा? सर 1s2। सर 1s1। 1s से। और क्लोरीन में? सर 3s2। 3s2। क्या बोलते हो यार? सर क्लोरीन S 3p5। 3p5। अब देखो किसका आयनाइजेशन सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये तुमको यहाँ पे कंपेयर करना है, सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम बोला गया है ना, यही बोला गया है। यस सर। तो सबसे मिनिमम किसका होगा? मतलब देखो यहाँ पे ये क्या है, 4s2 जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, ये फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है। अब इन दोनों में तुमको कंपेयर करना है, यहाँ ये फर्स्ट से रिमूव करना है, ये फोर्थ सेल से रिमूव करना है। तो खुद देख लो जेड इफेक्टिव, और यहाँ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। और मैक्सिमम यहाँ देखो, मैक्सिमम का तो यही दोनों में से कोई एक होगा, और मिनिमम में क्लोरीन या फिर आयोडीन में से होगा। तो क्लोरीन आयोडीन में तो तुम लोग खुद ही कंपेयर कर सकते हो। क्लोरीन आयोडीन में क्लोरीन यहाँ पे है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो क्लोरीन में 3p5 से निकलना है, ये 5p5 से निकालना है। तो किस में आसान होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना? ऑब्वियसली आयोडीन से होगा ना। यस सर। तो आयोडीन का सबसे लीस्ट होना चाहिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, क्या? यस सर। आयोडीन का सबसे लीस्ट होना चाहिए, उसके बाद सबसे मैक्सिमम किसका होना चाहिए बताओ? सर हाइड्रोजन का। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये फर्स्ट है ना और ये फोर्थ है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शेल का तो वेरिएशन 3 शेल के बाद आ रहा है। वो फर्स्ट पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो तो सबसे मैक्सिमम होगा ना, पहला वाला जो सेल होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि वो तो एकदम घुसा हुआ है, वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो सर यहाँ इसका आंसर सर 3 नंबर दिया हुआ है। आंसर क्या दिया है? सर Fe और हाइड्रोजन। Fe और हाइड्रोजन, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइड्रोजन का और मिनिमम Fe का। Fe का मिनिमम कैसे होगा यार, तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो। Fe का इनफैक्ट तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, आयोडीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात हो रही है ना। एक रुको, 1 मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, Fe कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का है, यस और नो? Fe कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड ही है ना। यस सर। फोर्थ पीरियड, और ग्रुप नंबर Fe का कितना है ये बताओ तो? सर 8। ग्रुप नंबर ये 8 है। और 8 से अगर हम लोग ये क्लोरीन में, क्लोरीन देखें, क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है क्लोरीन। यहाँ पे देखो अगर कंपेयर करें हम लोग,
तो थर्ड पीरियड हो गया क्लोरीन का, ठीक है, और फोर्थ पीरियड ब्रोमीन आ जाएगा इसमें, और इसमें आयोडीन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये ग्रुप नंबर हो गया 17 और ये ग्रुप नंबर 8 हो गया। तो अगर हम लोग देखें आयोडीन कौन से पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का हो गया। इसमें तो जेड इफेक्टिव भी तो काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन अगर हम लोग देखें, ये एट्थ ग्रुप है और ये 17th ग्रुप है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ग्रुप में एक ग्रुप का वेरिएशन है यहाँ पे, सॉरी पीरियड का जो वेरिएशन देख रहे हैं Fe और आयोडीन में एक ही पीरियड का वेरिएशन होगा ना, यस और नो? यस सर। सर लेकिन Fe सर 8 ग्रुप में और वो सर 17 में है, तो सर ज्यादा तो सर आयोडीन का होना चाहिए था ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि आयोडीन का, क्योंकि ग्रुप में जो वेरिएशन है देख रहे हो कितना ज्यादा है, 8 से 17th ग्रुप है, तो ग्रुप ऑब्वियसली वो 9 ग्रुप्स बीच में मतलब 8 ग्रुप्स बीच में आ रहा है। और पीरियड में जब वेरिएशन हम लोग चेक कर रहे हैं तो पीरियड में वेरिएशन ये कितना है, सिर्फ एक ही पीरियड का वेरिएशन है ना, Fe और आयोडीन में देख लो, यस और तो नो? सर आयोडीन होना चाहिए था ना। आयोडीन होना चाहिए क्या, ये मिनिमम के लिए बोल रहा है ना, मिनिमम के लिए तुम लोग बोल रहे हो। आयोडीन का क्या बोल रहा है, आयोडीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए सर Fe से? ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ तो ज्यादा होना चाहिए, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि ग्रुप में यहाँ पे वेरिएशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन पीरियड में वेरिएशन जब हम लोग देख रहे हैं तो एक ही पीरियड का, Fe से आयोडीन में एक ही पीरियड का वेरिएशन है, तो आयोडीन का जो होना चाहिए, और आयोडीन एक इनफैक्ट एक नॉन मेटल है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना भी नहीं चाहेगा, एक तो उसका प्रॉपर्टी है, और वो 17th ग्रुप में लाई भी कर रहा है, तो जेड इफेक्टिव इसके ऊपर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे अगर तुमसे बोला जाए, यहाँ पे क्या पूछा गया है देखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम आईपी, तो मैक्सिमम तो हाइड्रोजन का होगा, यस और नो? मैक्सिमम तो हाइड्रोजन का ही होगा ना, इसमें कोई डाउट है? हेलो? सर वो कैसे कंपेयर करेंगे सर, इधर आयोडीन भी तो सर 17 में आ रहा है ना सर, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सर इंक्रीज करेगा। आयोडीन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये पीरियड भी तो देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, आयोडीन कौन से पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो शेल देखो ना कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और आयोडीन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ये किससे रिमूव हो रहा है, तुम एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर रहे राइट हैंड साइड में पूरा, ये तो ग्रुप 1 है और ग्रुप 17 है, डिफरेंस देख रहे हो, 16 ग्रुप्स का डिफरेंस, और प्लस पीरियड में भी तो वेरिएशन है ना, पीरियड में वेरिएशन है या नहीं, ये बताओ, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो पीरियड में तो काफी ज्यादा वेरिएशन है। तो हाइड्रोजन का देखो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ये 1s से रिमूव हो रहा है, अब इससे और क्या तुमको, इससे और क्या ज्यादा प्रूफ चाहिए कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, 1s पे तो ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा मैक्सिमम लग रहा होगा उसका, ठीक है, और ये इनफैक्ट 1s 1 से रिमूव करना है, जो कि इनफैक्ट हाफ फिल्ड भी है, क्लियर है? यस सर। तो हाइड्रोजन का तो सबसे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम के लिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो मिनिमम के लिए ये Fe और आयोडीन में इन दोनों में से कंपेयर करना है, तो मिनिमम के लिए Fe और आयोडीन में क्या होना चाहिए बताओ? सर Fa होगा।
क्योंकि आयोडीन देखो ना, ग्रुप का बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है ना एज कम्पेयर टू, तो ज्यादा यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रुप का जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे इनफैक्ट अगर सेम सेल का बात रहता, ठीक है, 4s और यहाँ 4p5 रहता, तब फिर हम लोग उसमें देख सकते थे एक हिसाब से, उसमें भी हम लोग वही बोलते कि ब्रोमीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनफैक्ट वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में और जेड इफेक्टिव वहां पे बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो आयोडीन का इनफैक्ट ज्यादा हो सकता है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, Fe का मिनिमम होगा। क्या है आंसर, कौन सा ऑप्शन दिया है? सर Fa और हाइड्रोजन। Fe और हाइड्रोजन, हाँ उसी के बेसिस पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो एक बार पोजिशनिंग देख के भी तुम लोग पोजिशनिंग कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है उसके बेसिस पे भी आइडिया लगा सकते हो। सर अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का दिया हुआ रहता तो कैसे कंपेयर करते? हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ये बोल रहे हो ना? यस सर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये 1s1 से निकलेगा, और ये फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ये क्या आ जाएगा, 2p5 से रिमूवल है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे जैसे मानो हाइड्रोजन और तुमसे उस साइड तो कोई पहला एलिमेंट तो इसमें फ्लोरीन ही है। यहाँ पे कैसे करेंगे बोलो? सर हाइड्रोजन ही ना होगा। हाइड्रोजन होगा। सर लेकिन इधर जनरल ट्रेंड पे तो लगा सकते हैं सर, एक ही सर पीरियड का वेरिएशन है इधर, और सर ग्रुप सर उतना वेरिएशन हो रहा है। अरे तो जनरल ट्रेंड वो थोड़ी बोला गया कि वो सब जगह मतलब ऐसे ही काम कर जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स में जनरल ट्रेंड थोड़ी ना फॉलो करते हैं, या अलग अलग पीरियड में थोड़ी ना हम लोग जनरल ट्रेंड को लगा सकते हैं डायरेक्टली। जनरल सर तो ट्रेंड का अलग मतलब अलग क्या? रहेगा तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक तरीका है ही, लेकिन जनरल ट्रेंड जिसके बेसिस पे तुम बोल रहे हो, जनरल ट्रेंड सारे जगह पे हर एक ग्रुप में अगर अलग अलग ग्रुप्स के होंगे तो उसमें थोड़ी जनरल ट्रेंड डायरेक्ट लगा सकते। यहाँ पे हम लोग जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कंपेयर करना है ना तुमको, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो फ्लोरीन का ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स में देख रहे हो वेरिएशन कितना है, डोमिनेटिंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं। तो ग्रुप में वेरिएशन देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और फ्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये बताओ? ग्रुप नंबर 17 का है, ठीक है। तो ग्रुप मतलब बहुत ज्यादा, वो एक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है और एक एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का एलिमेंट है, और पीरियड में वेरिएशन कितने का आ रहा है ये बताओ तो? पीरियड में वेरिएशन कितने का आ रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में? सर 16। सर एक पीरियड, सर एक पीरियड। हाँ पूछ रहे हैं, वो एक पीरियड का वेरिएशन है ना बस। तो यस यहाँ सर। पे ऑब्वियसली ग्रुप का वेरिएशन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा, जैसे हम लोग Fe और आयोडीन में कैसे कंपेयर किए, पीरियड का वेरिएशन यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही पीरियड का वेरिएशन था, लेकिन ग्रुप का वेरिएशन जो था वो क्या था, वो बहुत ज्यादा था, 8 से ऑलमोस्ट डबल ग्रुप का वेरिएशन था उसके हिसाब से। तो हम लोग बोल दिए कि आयोडीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Fe। उसी तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन में तुमको कंपेयर करना हो तो देखो ग्रुप का वेरिएशन जो है, एक फर्स्ट ग्रुप का एक 17th ग्रुप का है, तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट प्ले करेगा। तो मेरे हिसाब से फ्लोरीन का ही ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, फ्लोरीन का ही ज्यादा होगा, क्योंकि पीरियड का वेरिएशन सिर्फ एक है ना, ग्रुप का वेरिएशन देख लो वो 16 ग्रुप्स का वेरिएशन है, तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। और इनफैक्ट डेटा अगर होगा तो इसका देख भी सकते हो, देखो तो है किसी के पास? रुको हम चेक यस सर करते हैं। है ज्यादा। सर फ्लोरीन का है सर 0.72 और हाइड्रोजन का 0.30। हाँ फ्लोरीन का इनफैक्ट ज्यादा होगा ही, क्योंकि वो एक्सट्रीम पूरा राइट हैंड साइड में है, तो वहां पे डोमिनेटिंग हम लोग उसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, वेरिएशन देखो कितने का है ग्रुप्स और पीरियड में, इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो
अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करना हो तो कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब रैंडमली देखो, एक एक दो ग्रुप का वेरिएशन तक तो हम लोग कर सकते हैं, एक दो पीरियड रैंडमली। अब इस तरह से तुमको बोल देगा कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का कंपेयर करो, तो जब तक डेटा नहीं होगा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या, बताओ तो? हाइड्रोजन और ब्रोमीन में रिलेट कर पाओगे क्या? नो सर। तो इस तरह से रैंडमली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हम लोग देखो, यहाँ पे एक वेरिएशन था पीरियड में और ग्रुप में इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था, तो हम लोग बोल दिए उस बेसिस पे। लेकिन अब इसको हम लोग ऐसा बोलोगे कि सर सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर दें, कोई भी रैंडम दो एलिमेंट दे देगा तो अप्लाई कर देंगे, तो हम लोग वैसे थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर क्यों बनाया गया है? वो तो वैसे ही बनाया गया ना कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज को हम लोग दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से हम लोग उसको एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ जो पीरियोडिक वेरिएशन आया है, वो वेरिएशन अलोंग द पीरियड आया है या फिर अलोंग द ग्रुप आया है? तो सिर्फ उसी पीरियड या उसी ग्रुप में हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसमें जहां जहां एक्सेप्शन है वो सारा चीज तो हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए हैं, जहां जहां वो याद रखना ही है। अब उसके अलावा अब रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट दे देगा और बोलेगा कि सारा चीज इसका कंपेयर करो, तो जब तक थोड़ा बहुत उसमें कोई रिलेशन हम लोग मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट जब तक नहीं हम लोग देख पाएंगे, तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी बता देना। जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का है, तुमको अगर कंपेयर करने दे दिया गया आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बिना डेटा के हेल्प से हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई लिंक ही नहीं है कि उसको हम लोग सिर्फ विजुअलाइज करके उसके पोजीशन को बता सकते हैं। बता सकते हैं क्या, बताओ तो? हाइड्रोजन और ब्रोमीन में कोई लिंक निकाल सकते हो? सर बोलो। ऐसा हो सकता है कि वन ज्यादा पेनिट्रेटेड है इसलिए हाइड्रोजन का ज्यादा हो। पेनिट्रेटेड वैसे हम लोग नहीं बोल सकते। पेनिट्रेशन इफेक्ट मोर प्रोमिनेंटली कब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, जब सेम शेल में हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर हम लोग दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम सेल से रिमूव करना है, फोर्थ सेल से जैसे किसी का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो एक है 4s में इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का 4p है, तो उस केस में पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है यूज करना, क्योंकि सेम सेल पे जब हम लोग उस सेम सेल वाले लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस में ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, ज्यादा क्लोज होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू 4p। समझ रहे हो? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसको यूज करना अगर सेम शेल में हमको कंपेयर करना हो तो। सेम सेल में जैसे 4s 4p 4d में तुमको कंपेयर करना है, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है 4s में, दूसरे का 4p में और तीसरे का 4d में है, तो उसमें अगर कंपेयर करना है तो हम लोग बोलेंगे कि 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है ना? अब सब जगह उसको अप्लाई करेंगे तो फिर वो दिक्कत वाला काम। मोर अप्रोप्रिएट होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट को सेम शेल में यूज करना, ठीक है। यस सर। क्योंकि सिर्फ पेनिट्रेशन इफेक्ट थोड़ी ना होता है, हम लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि सिर्फ पेनिट्रेशन इफेक्ट ही आयनाइजेशन एनर्जी डिटरमाइन करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं ना। अब किसी में पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा, किसी में देखोगे साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, किसी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होता है। तो हम लोग ऐसा रहता कि सिर्फ पेनिट्रेशन इफेक्ट ही चेक करते, तब तो हम लोग सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते और उसके बेसिस पे कंपेयर कर लेते। वैसा भी नहीं है ना? क्लियर है? हेलो हेलो। यस सर। और बोलो क्वेश्चंस। और है नहीं है कुछ? सर। अब नहीं है? नो सर। सारा बना लिए तुम लोग पूरा, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें यस सर। का? एक्सरसाइज 3 2 2 पूरा कंप्लीट है, एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया। यस अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस नहीं है क्या? सर वो वर्कशीट में है प्रीवियस ईयर वाला। अच्छा, बनाए प्रीवियस ईयर तुम लोग बनाए? ये बताओ।
तो वो वाला भी तो भेजे थे भाई। हाँ हाँ वो भेजे तो उससे बनाए हो। यस सर। प्रीवियस ईयर वाला बनता है या नहीं क्वेश्चन, ये बताओ। डायरेक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, अटेम्प्ट कर पा रहे हो? यस सर। कितना परसेंट क्वेश्चन बन रहा है? मतलब जो जो चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो सारे, 3 चैप्टर तो ऑलमोस्ट हो ही गया तुम लोगों का। तो तीनों चैप्टर का अगर बनाए होगे प्रीवियस ईयर, तो क्या लगता है क्लास में जितना पढ़ाई होता है उससे बन जाता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला या नहीं? बोलो। अरे हम पूछ रहे हैं कितने परसेंट अटेम्प्ट कर पा रहे हो तुम लोग प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख के बना रहे हो। अपने से जब बना रहे हो तो अटेम्प्ट बनता है या नहीं क्वेश्चन? यस सर। कितना परसेंट अटेम्प्ट कर पाते हो बताओ? मोर देन 50% हो जाता है या लेस देन 50%? बोलो, कोई भी रेस्पॉन्ड करो। लगता है बनाए ही नहीं हो तुम लोग। यस सर। मोर तो देन 50। कितना? मोर देन 50% हो जाता। ठीक है, वो देखो धीरे धीरे इम्प्रूव करने का मतलब, जिस टॉपिक में जो मतलब जो क्वेश्चन जहां पे अटक रहे हो, जिस टॉपिक से मतलब नहीं बन पा रहा है, तो उसको वापस रिवाइज करो, फिर देखो कहाँ पे मेरा गड़बड़ हो। तो उससे मतलब इंस्टेंट तुमको क्लैरिफिकेशन मिलते जाएगा कि क्या मिस्टेक हम कर रहे थे। ठीक है, वहीं पे तुरंत रेक्टिफाई करने का कोशिश करो कि वापस जब वो दोबारा वो कॉन्सेप्ट वाला आए क्वेश्चन तो मिस नहीं हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको बना लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि हम एग्जाम में भी बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो। और क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा। तुम लोग अगर देखे होगे ईयर ईयर वाइज एनालिसिस अगर करोगे तो देखोगे ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारा रहता है या नहीं? अब जैसा पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन है, तो एक्सेप्शंस तो लिमिटेड है, हर साल उसी से पूछा जाना है। तो कुछ ना कुछ तो वही पूछा जाएगा रिपीट करके, ऑर्डर चेंज करके या फिर कुछ उसी का स्टेटमेंट चेंज करके। तुम लोग क्वेश्चंस देखे भी होगे या नहीं? बोलो। तो सिमिलैरिटी, पैटर्न में सिमिलैरिटी तो रहता ही है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकता है। कभी मान लो असर्शन रीजनिंग करके दे दिया, या फिर उसी को इंटीजर टाइप बना के दे देता है, या मल्टीपल करेक्ट दे देगा। तो वो पैटर्न चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, क्योंकि जैसे पीरियोडिक टेबल में बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस तो लिमिटेड ही है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाना है। अब उसी को स्टेटमेंट चेंज करके अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जाता है, तो उसी में कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोग। तो स्टेटमेंट अगर चेंज कर देता है तो वहां पे डायरेक्ट वही, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो डायरेक्ट वहां पे अटेम्प्ट ले सकते हो। और पहली बार एग्जाम में ही देखोगे उस टाइप के क्वेश्चंस तो फिर दिक्कत होगा बनाने में। ठीक है, तो एक बार अच्छे से जो जो नहीं बनाए हो उसको हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बना लेना एटलीस्ट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर कोई मतलब प्रिपरेशन तुम लोग एग्जाम ओरिएंटेड करो ना। एग्जाम में किस हिसाब से मार्क्स ला पाए, नॉलेज बढ़ाने के लिए अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार कॉलेज चले गए वहां पे नॉलेज के लिए तुम लोग पढ़ सकते हो। अभी बस एग्जाम में कैसे स्कोर करना है, ठीक है, कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने मार्क्स को, क्योंकि अभी तो पूरा चीज हम लोग पढ़ते भी नहीं है, सब आधा अधूरा चीज है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो अभी इस लेवल पे एक्सप्लेन भी नहीं हो पाते हैं। तो मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करो, कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को, क्योंकि अल्टीमेटली वही बेनिफिट करने वाला है। तो उसको सर मार्क्स पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ना याद करना पड़ेगा? नहीं यार, पीरियोडिक टेबल कौन बोला पूरा याद करना पड़ेगा? ऐसा कोई मतलब तुमको अब कोई भी रैंडम, इतना तो आइडिया लग चुका है कि कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर हमको दे दिया जाए तो उसका पोजीशन तो हम लोग बता सकते हैं या नहीं? कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, ये बता सकते सर हैं या उसका नहीं? बताओ। एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा तब ना? हाँ वो दिया रहेगा इनफैक्ट, ऐसे रैंडमली जैसे मान लो एटॉमिक नंबर तुमको 80 दे दिया, तो ऐसे नहीं है, एटॉमिक नंबर वो सब दिया रहता है। ठीक है, उतना डेटा गिवन रहेगा। या ऐसे कुछ कुछ रैंडम एलिमेंट्स ऐसे दिए रहते हैं, तुम बेसिकली जैसे एस, जब पूरा तुम लोग का सिलेबस जब कंप्लीट होगा ना, तो इसमें हम लोग को ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा तुमको। जैसे मान लो अभी अभी पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर पढ़ रहे हो,
फिर उसके बाद जाओगे 11th का लेटर पार्ट में देखोगे एस ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें पहला दोनों ग्रुप तो हम लोग पढ़ते ही है पूरा डिटेल में, तो वो तो ऑटोमेटिकली याद हो गया। फिर पी ब्लॉक पढ़ना होता है, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 या 18 तक तो पूरा ही पढ़ना है, तो वो तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा तुम लोगों को। फिर डी ब्लॉक अलग से पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे 12th तक सिलेबस जब कंप्लीट होगा ना, तो उस समय तक तुम लोग को याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट तुमको नहीं लगाना है कि हमको याद करना है अभी। समझ रहे हो बात? थ्रू आउट जब सर पूरा तुम, बुकलेट में सर बहुत सारा क्वेश्चन है सर, वो रैंडमली कोई कोई एलिमेंट दिया होता है सर, उसके लिए पीरियोडिक टेबल देखना पड़ता है। हाँ तो अभी देखो बुकलेट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह के मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। तुमको असली जो मतलब तुमको रैंडम एलिमेंट्स का दिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर तुम लोग को रेफर करने बोल रहे हैं, तो वहां से आइडिया लगेगा। वहां पे ऐसे तुमको मिला क्या कोई भी रैंडमली ऐसे कोई भी कुछ भी पूछ दिया? बताओ। प्रीवियस ईयर अगर देखे तो वहां पे ऐसा कुछ रैंडम मिला कि जहाँ पे हम लोग लिंक ही नहीं ढूंढ सकते हैं? तो एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि रैंडम कोई दो एलिमेंट दे दिए और कंपेयर करना है। कुछ ना कुछ रिलेशन होगा या उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस्ड होगा टॉपिक अपने सिलेबस में या जो कवर किए हैं, तो उससे ही रिलेटेड पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं पूछ दिया जाएगा रैंडम। इसलिए तुम लोग को प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं ना, कि उससे आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो हम पढ़े हैं उससे पीरियोडिक टेबल से मतलब कौन सा किस टाइप का आ रहा है, किससे एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन पूछा जाता है, या फिर साइज का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलता है। आयनाइजेशन एनर्जी में जो भी एक्सेप्शन पूछा जाता है एग्जाम में, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन पूछा जाता है। तो इस टाइप से वेरिएशन मिलते हैं, देखे होगे तुम लोग। मैक्सिमम तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर में, देखे हो? सर करना अटेम्प्ट अभी। करो फिर, ट्राई करो उसको, साथ साथ ही करो। तो तुम लोग का ये हो गया पीरियोडिक टेबल, तो हम नेक्स्ट क्लास से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें और कुछ तुम लोग को पूछना है, और कोई डाउट क्लास अलग से लगाना है क्या इसके लिए? बोलो। या हो गया ऑलमोस्ट, जिसको जिसको जो पूछना, तो जो जो बनाए हो। अब जो नहीं बनाए हो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना बोलने के बाद भी नहीं बना पा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम है ना कहीं भी। जब तक अपने एंड से एफर्ट नहीं डालोगे तब तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता है। सर एक डाउट है बोलो। सर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है? बॉइलिंग पॉइंट अभी रहने दो, वांडरवाल फोर्सेस के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद वहां पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वांडरवाल फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है, ठीक है, तो वो सारा इफेक्ट होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में वो सारा एप्लीकेशन आएगा। जब तक हम लोग फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, वंडरवाल फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं वो सारा चीज, तो हम लोग ये सब चीज कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा मॉलिकुलर फेनोमिनन है ना बॉइलिंग पॉइंट। ये सब मॉलिक्यूल्स का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को फिर वहां पे फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का जरूरत पड़ता है। तभी वो सब रहने देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसमें देखोगे बुकलेट में बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कि हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। वो केमिकल बॉन्डिंग का है, या फिर जब रेस्पेक्टिव सारा ब्लॉक्स कवर होगा उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग एक बार कवर हो जाएगा पूरा केमिकल बॉन्डिंग, तो उसके बाद तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। सर और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है, जैसे मान लो कोई भी आयन है, उसको अगर तुम पानी में डालोगे, या आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं ना, तो क्या होता है अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, होगा ना। जैसे NaCl को तुम एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डाले तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो Na प्लस क्या होता है, वो चारों बगल से वो हाइड्रेट हो जाता है, मतलब देखोगे Na प्लस को चारों बगल से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लिया और Cl माइनस को भी सराउंड कर लिया। तो इनफैक्ट ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन का, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और वहां पे जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग पानी में डालेंगे ना, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का जब डिसोल्यूशन कराओगे, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा
उसी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी आयन का अगर वो हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत सारे इस टाइप के एनर्जी मिलेंगे तुम्हें, हाइड्रेशन एनर्जी है, लैटिस एनर्जी है, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं उसको, बॉन्ड एनर्जी होता है, डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे एनर्जी के टर्म्स, कुछ कुछ तो एनर्जी के टर्म्स हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कुछ कुछ केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे टर्म्स तुमको, सारा टर्म्स अभी ही नहीं समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा अपने आप क्लियर होते जाएगा वो सारा टर्म्स। ठीक है, यस सर। तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि ये सब चीज तो नहीं पढ़ाया गया, वो सब चीज आगे जैसा जैसा चैप्टर होगा अपने आप तुम लोग को मिलते जाएगा वो सारा टर्म, तो वो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर हो गया तुम लोग का। अगले क्लास से हम फिर केमिकल बॉन्डिंग ही स्टार्ट करेंगे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मेजोरिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ही तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के पर्पस से भी, और कंपटीशन, आइदर तुम जेई मेंस का देखो, एडवांस या नीट, केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन सब जगह है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, उसका एप्लीकेशन भी है। तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कवर करना, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से लेके केमिकल बॉन्डिंग में कैसे लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, या फिर और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, वो सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में फिक्स रहता है केमिकल बॉन्डिंग से। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कंपेयर करते हैं शेप, मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तो हो ही गया ये चैप्टर कंप्लीट। और बनाओ तुम लोग, क्वेश्चंस बनाओ, जिसको इसको और भी अगर फर्दर डाउट है तो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो, क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे जो भी बचा हुआ है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? हेलो? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग।